हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में आने वाले हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारे इस चैनल पे चल रही है। जितने सब्जेक्ट्स आएंगे उन सभी सब्जेक्ट का 20-20 एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अलग अलग ढेर सारे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में हमने बताया था ये जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है उसमें टोटल 10 पार्ट में हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। 10 पार्ट में आपको सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपको आइडिया लग सके कि एग्जिट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इससे पहले हमारा 6 पार्ट हो चुका है, ये वाला पार्ट नंबर 7 है। 6 पार्ट जाके आप प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा अगर मिस हुई है। इस वाले पार्ट में पूरा बने रहिएगा ताकि देख सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्जाम में बनेगा। और साथ ही साथ आपको एग्जिट एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप और डिस्क्रिप्शन को भी विजिट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स के पार्ट नंबर 7 से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है। चलिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, Who has published नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया के अंदर नेशनल फॉर्मूलरी को कौन बॉडी है जो पब्लिश करती है नेशनल फॉर्मूलरी को। जी हाँ, ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर इन इंडिया, जिसे हम एप्टी बोलते हैं। एप्टी कौन हुआ था अभी, है ना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा नेशनल फॉर्मूलरी को पब्लिश करती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई, है ना, पीसीआई करती है, एमसीआई करती है, एफटी करती है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार कौन करता है पब्लिश नेशनल फॉर्मूलरी। देखो, नेशनल फॉर्मूलरी को जो पब्लिश करेगा वो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये नेशनल फॉर्मूलरी पब्लिश की जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नेशनल फॉर्मूलरी आपका 1960 में, 1966 में, 1979 में रिस्पेक्टिवली पब्लिश हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तब से हमारा लगभग 3 डिकेड से यहाँ पे आपका पब्लिश की जा रही। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज। जी हाँ, जो पैकेजिंग करते हैं हम, जब प्रोडक्ट को पैकेज करते हैं उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या पूछा गया है, ध्यान देने वाली बात है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ, टारगेट आइडेंटिफिकेशन फंक्शन होगा, या टारगेट वैलिडेशन फंक्शन होगा, या प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना उसका फंक्शन हुआ, या नन ऑफ द अबव। तो भैया पैकेजिंग करने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है पैकेजिंग पे सारी चीजें मेंशन होंगी, तो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से हो, यही तो फंक्शन होता है पैकेजिंग का। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन विल बी द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। जी हाँ, देख सकते हो फंक्शन क्या होता है कि प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, यूज ऑफ प्रोडक्ट अच्छे से हो सके, ऐसा पैकेजिंग हम करें, मार्केटिंग अच्छी हो सके प्रोडक्ट की, इसलिए फंक्शन होता है पैकेजिंग का, साथ ही साथ प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो सके। तो ये सारे हमारे फंक्शन होते हैं पैकेजिंग मटेरियल के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान देने वाली बात है, मार्टिनडेल फर्स्ट पब्लिश इन विच ईयर। जी हाँ, मार्टिनडेल जानते हो आप, एक हमारे ड्रग के सोर्सेज का बुक था जो कि बहुत पहले हमारा पब्लिश हुआ था। तो जो हमारा मार्टिनडेल पहली बार यानी फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, 1886 में, 2003 में, 1883 में, 2006 में। भैया तो फर्स्ट मार्टिनडेल वाज पब्लिश इन विच ईयर, 1883। जी हाँ, इस टेबल को देखो, इस टेबल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मार्टिनडेल फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1883 में, किसके द्वारा, विलियम मार्टिनडेल के द्वारा। फिर आपका नेशनल फॉर्मूलरी की सारी चीजें है ना, किसके चेयरमैनशिप में हो गए, वो सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है, हर बार हर पार्ट में आपको मिलता ही मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज बीटर टेस्ट। हाँ जी, ऐसा कौन सा शुगर है जो कि बीटर टेस्ट रखता है, उसका टेस्ट बीटर होता है। देखो भैया, ग्लूकोज की बात की जाए, सुक्रोज की बात की जाए, ये भैया स्वीटर होते हैं, मीठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सैक्रिन की बात करोगे ना, सैक्रिन एक ऐसा शुगर है जो कि टेस्ट में बिटर होता है। क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, सुक्रोज स्वीट टेस्ट है, मैलिटॉल स्वीट टेस्ट है, जाइलिटॉल स्वीट टेस्ट है, काइलामेट और सैक्रिन हमारा बिटर टेस्ट में होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भैया सीव से। चलिए यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, सीव नंबर 44 हैज नॉमिनल मेस अपर्चर साइज ऑफ। हाँ जी, हमने बताया था ना, जो सीव नंबर होता है, सीव नंबर के का एक साइज भी होता है, नॉमिनल मेस अपर्चर का साइज भी होता है, उस साइज से भी क्वेश्चन पूछता है। तो भैया 44 नंबर सीव का अपर्चर साइज 355 माइक्रोमीटर होगा, 260 माइक्रोमीटर होगा, 300 माइक्रोमीटर होगा, या 175 माइक्रोमीटर। चलिए देख लेते हैं क्या राइट आंसर होने वाला है, 355 माइक्रोमीटर। अब एक्सप्लेनेशन में जो टेबल दिखाएंगे उसको आपको ध्यान से देखना है, इस टेबल को आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पे ग्रेड ऑफ पाउडर से क्वेश्चन आता है, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन। आईपी 1996 के हिसाब से 5 प्रकार का
क्लासिफिकेशन हुआ था पाउडर का। कोर्स पाउडर वो पाउडर हुआ जो 10 नंबर सीव से पूरा 100% पास हो जाए और 44 नंबर सीव से 40% पास हो। अब ये 10 नंबर का अपर्चर साइज 1.7 माइक्रोमीटर होता है, 44 का अपर्चर साइज 355 माइक्रोमीटर होता है। इसी तरीके से मॉडरेटरी कोर्स पाउडर क्या कहलाएगा, जो कि 22 नंबर सीव से पूरी तरीके से पास हो और 60 नंबर सीव से 40% पास हो। इस टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है डियर, टम्बलिंग प्लस सीयरिंग इज मैकेनिज्म ऑफ विच मिक्सर इक्विपमेंट। हाँ जी, टम्बलिंग भी करना और सीयर फोर्स भी लगाना। टम्बलिंग मतलब अपने एक्सिस पे घूमना भी और सीयर फोर्स भी लगाना किस मिक्सर का यहाँ पे मैकेनिज्म होता है। वीकोन ब्लेंडर का, वीकोन ब्लेंडर कुछ ऐसा हमने देखा था, या फिर रबर ब्लेंडर या फ्लूइडाइज मिक्सर या जिग जैग टाइप जो हमारा मिक्सर होता है। ध्यान रखिए टम्बलिंग और सीयरिंग की बात आती है जहां पे, वहां पे आपका वी कोन ब्लेंडर राइट होगा। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो टेबल में, वी कोन ब्लेंडर हुआ, डबल कोन हुआ, है ना, ये सब हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह जहां पे आपका टम्बलिंग प्लस सीयरिंग हमारा इसका एक्शन होता है। क्या होता है, टम्बलिंग प्लस सीयरिंग। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है डियर, पूछा है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन ऑन टैबलेट कोर बिफोर ड्राइंग कॉजेज। जी हाँ, जो टैबलेट के कोर में जो इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो जाता है कोटिंग सॉल्यूशन का ड्राइंग से पहले, तो वो किस प्रकार का फिल्म डिफेक्ट कॉज करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लिस्टरिंग बोलेंगे, डल फिल्म बोलेंगे, ऑरेंज पील इफेक्ट बोलेंगे या क्रैकिंग बोलेंगे। भैया टैबलेट कोर के अंदर जब इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो रहा है ना, तो वो हमारा जो टैबलेट का फिल्म डिफेक्ट कहलाएगा, उसे हम ऑरेंज पील डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरेंज पील डिफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फिल्म डिफेक्ट की बात की जा रही है। स्टिकिंग हुआ, पिकिंग हुआ, रफनेस हुआ, ऑरेंज पील हुआ, बेसिंग हुआ, फिलिंग हुआ, ब्लिस्टरिंग हुआ, हैसिंग डल हुआ, क्रैकिंग हुआ, ट्विनिंग हुआ। तो ऑरेंज फील इफेक्ट क्या होता है, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग जब हमारा कोटिंग सॉल्यूशन का होता है ड्राई से पहले, तो वो हमारा ऑरेंज फील इफेक्ट कहलाएगा। पिकिंग में हमारा जब हमारा पीस ऑफ फिल्म पेन से अडेयर हो जाता है। ब्रिजिंग में आपका ब्रिजिंग का इंसिडेंस डिक्रीज हो जाता है। और स्टिकिंग जब ओवरवेटिंग हो जाती है। फिलिंग कब होता है, जब हमारा ओवरवेटिंग होती है, जब दो हमारा कोर्स स्टक हो जाते हैं एक दूसरे से। अलग अलग यहाँ टैबलेट डिफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इस एक्सप्लेनेशन से आप क्वेश्चन बना सकते हो। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है विच इज इंग्रेडिएंट ऑफ ओपेक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जी हाँ, इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि यूज किया जाता है ओपेक यानी कि पारदर्शी बनाने के लिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ओपेक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज किया जाएगा, ग्लिसरीन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2, पॉली हाइड्रिक अल्कोहल या सॉर्बिटॉल। तो भैया ओपेसिटी जो देता है, ओपेसिटी देता है, पारदर्शिता देता है, वो आपका TiO2 यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। देख सकते हो यहाँ पे जिलेटिन के अलग अलग इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव में ये मेथिल पैराफिन, प्रोपिल पैराफिन डाल दो। ओपेसिफायर जो कि आपका एसिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हुआ। कंसंट्रेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट से भी क्वेश्चन आएगा, एंटी डस्टिंग एजेंट। अलग अलग हमारे ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, पर्पसेस हैं, उनका एग्जांपल भी आप लोग याद कर लेना, क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर है, इसको भी नोट डाउन कर दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंडेंट ऑन। जी हाँ, कोई इमल्शन है, उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी भैया, कि जो इमल्शन की विस्कोसिटी कितनी है। भैया ज्यादा विस्कस है तो स्टेबल रहेगा, कम विस्कस है तो सेडिमेंट हो सकता है या सुपरनेटेंट हो सकता है। तो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगी और उसके डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगी। लार्जर बहुत डेंस हो गया, बहुत लाइट होगा तो भी अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो भैया उसके विस्कोसिटी पे, उसके डेंसिटी पे और पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करेगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन की बात हो रही है तो सब पे डिपेंड होगी। जी हाँ, उसके आपके विस्कोसिटी पे, पार्टिकल साइज पे, डेंसिटी पे, पीएच पे, सेडिमेंटेशन रेट पे, सब पे हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन डिपेंड करेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है यहाँ पे वैल्यू से। जी हाँ, अलग अलग डिफिनीशन अभी जब एक्सप्लेनेशन आएगा तो उसमें याद कर लेना। हाइड्रोक्सिल वैल्यू क्या होती है, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू, वाटर नंबर, एसिड वैल्यू, इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहाँ पे किसका डिफिनीशन है ध्यान देते हैं। द अमाउंट ऑफ QH यानी कि द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट वुड न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड यूज्ड टू एसिटाइलेट 1 ग्राम ऑफ फैट। जी हाँ, उसे हम कौन सा वैल्यू बोलेंगे। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि जो अमाउंट ऑफ QH होता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिटिक एसिड को, दैट यूज्ड टू एसिटाइलेट 1 ग्राम ऑफ फैट इज नोन एज हाइड्रोक्सिल वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू, वाटर नंबर या एसिड वैल्यू। तो भैया राइट आंसर होगा हाइड्रोक्सिल वैल्यू। एक्सप्लेनेशन को आप लोग जरूर नोट डाउन करो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं।
हाइड्रोक्सी वैल्यू की नंबर ऑफ present milligram of KOH required to neutralize the acetic acid used to styrate 1 gram of fat. सैलिनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ KOH होता है mg में वो रिक्वायर होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्री एसिड और सैलिनिफाई करने के लिए ईस्टर कंटेंट जो कि 1 ग्राम ऑफ फैट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम सैलिनिफिकेशन। आयोडीन वैल्यू भी, वाटर नंबर भी, एसिड वैल्यू, सारा यहाँ पे डिफिनीशन आप याद करते चलोगे। डिफिनीशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इससे कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या होने वाला है डियर? पूछा है पाउडर्स विच अब्सॉर्ब मॉइस्चर एज ऑयल। हाँ जी, जहां पे इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं ना, वो पाउडर क्या कहलाएंगे? हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्विसेंट, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। तो भैया राइट आंसर होने वाला है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। जी हाँ, ऐसे पाउडर जो कि मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं उसे हम हाइग्रोस्कोपिक पाउडर बोलते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेयर से है ना, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? यहाँ पे है लैमिलस अमीबोसाइट लाइसेट, जिसे हम लाल टेस्ट जो बोलते हैं ना, लाल टेस्ट यूटिलाइजेस द एंजाइम एक्टिविटी विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइस, अमीबा, हॉर्सशू क्रैब या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जी हाँ, जो लाल टेस्ट होता है जो कि यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज करता है एंजाइम एक्टिविटी को, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है कहां से? कहां से एक्सट्रैक्ट होगा भैया? ऑप्शन है हॉर्सशू क्रैब से। जी हाँ, ध्यान दो लाल टेस्ट के बारे में। लाल टेस्ट क्या होता है भैया? लाल टेस्ट हमारा लाल रिएजेंट क्या होता है? एक बेसिक होता है इन विट्रो पाइरोजन टेस्ट के लिए, मेथड के लिए, जो कि हमारा बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन पाइरोजन को डिटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे 5 to 10 टाइम मोर सेंसिटिव होता है ये रैबिट टेस्ट से, जिसमें आपका जो अमीबोसाइट लाइसेट है ना, वो हमारा ऑब्टेन होता है हॉर्सशू क्रैब से, जिसे हम लाइनस पॉलीफेमस भी बोलते हैं। क्लियर है? ये आपका बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को यहाँ पे डिटरमाइन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। हाँ जी, IgE, IgA, IgM, है ना? कितने प्रकार की एंटीबॉडी आपने सुना हो? तो कितने प्रकार? टोटल यहाँ पे 5 प्रकार। जी हाँ, ऑप्शन है 5। यहाँ पे देख लो पांचों प्रकार कौन कौन सा है, ध्यान देने वाली बात है। IgG एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी, IgD और IgE। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्पेसिफिकेशन, है ना, कि भैया ये अननोन फंक्शन है इसका, ये एलर्जी में इन्वॉल्व होता है ना। तो अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर यूज्ड इन नैनो पार्टिकल, लिपोसोम, नियोसोम या एरिथ्रोसाइट, RBC। भैया नॉन आयनिक सर्फेक्ट बाइलेट वेसिकल जिसमें नॉन आयनिक सर्फेक्ट पाया जाता है, क्या होगा? नियोसोम ही तो होगा। हाँ जी, ऑप्शन है सी, नियोसोम में नॉन आयनिक सर्फेक्ट। देख लो भैया, नियोसोम क्या होता है? एक सिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक वेसिकल होता है जिसमें एक्वास्पोर मटेरियल बाइलेयर में इंक्लोज होता है, जिससे बाइलेयर में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और एक से अधिक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। ठीक है, लिपोफिलिक ड्रग यहाँ पे होगा, एक्वस सेल डोमेन होगा, बाइलेयर मेम्ब्रेन होगी, हाइड्रोफिलिक ड्रग ये होगा। ठीक है, नॉन आयनिक सर्फेक्ट में आपका है ना, नियो का मतलब नॉन आयनिक, सोम का मतलब वेसिकल। ठीक है, स्ट्रक्चर और हमारे अलग अलग वेसिकल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज एन अल्टरनेटिव टू वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन। जी हाँ, लिक्विड जो एक्सट्रैक्शन है किस यूनिट ऑपरेशन का अल्टरनेटिव होता है? भैया सेंट्रिफ्यूगेशन का अल्टरनेटिव होगा, डिस्टिलेशन का, इवेपोरेशन का या फिल्ट्रेशन का? तो भैया जो एक्सट्रैक्शन होता है ना वो अल्टरनेटिव होगा, खासकर डिस्टिलेशन का। जी हाँ, लिक्विड की बात हो रही है तो डिस्टिलेशन का वो अल्टरनेटिव होगा। यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन का वो अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इन विच अटैक टेस्ट ईच कंटेनर इज फिल्ड अप टू हाउ मेनी % ऑफ इट्स ओवरफ्लो कैपेसिटी। जी हाँ, वाटर अटैक, सॉरी विच अटैक नहीं, वाटर अटैक टेस्ट में जो कंटेनर होगा ना उसके कितनी कैपेसिटी तक फिल किया जाएगा वाटर? 90%, 60%, 80%, 70%। भैया तो राइट आंसर होगा उसके 90% तक फिल होगा। जी हाँ, कंटेनर के 90% कैपेसिटी तक वाटर यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, 90% ऑफ इट्स ओवरफ्लो कैपेसिटी। वाटर अटैक टेस्ट में आप प्रोसीजर वगैरह देख सकते हो, टाइप 2 सोडा लाइम ग्लास के लिए यहाँ पे होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स, यानी कि जो नॉन थेरेपेटिक होता है, टू बी इन्वेस्टिगेटेड विद, जो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी की कंप्लेंट होती है, यानी कि जो नॉन थेरेपेटिक प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को हम कितने दिनों में के अंदर हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा? 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। तो भैया राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे किसकी बात हो रही है?
प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट नॉन थेरेपेटिक की। तो विद इन 5 डेज, यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन 5 डेज नॉन थेरेपेटिक की, पैकेजिंग कंप्लेंट को आप 10 डेज के विद इन, और मेडिकल कंप्लेंट को आप 3 दिन के अंदर अंदर आपको सॉल्व करनी होगी। क्लियर है, ये गाइडलाइन बताई गई है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एज पर यूएस एफडीए ड्रग रिकॉल गाइडलाइन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कुड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम और डेथ आर क्लासिफाइड इन। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो ड्रग रिकॉल होता है ना, मार्केट से ड्रग मंगाई जाती है, क्यों? क्योंकि वो हेल्थ इशू या साइड इफेक्ट कॉज कर रही है, सीरियस इफेक्ट कॉज कर सकती है। तो जो उसके अकॉर्डिंग, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। किस क्लास में रखे गए हैं? क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में या क्लास 4 में रखे गए? चलिए बताइए, क्लास 1 में रखे गए। जी हाँ, जो प्रोडक्ट हमारे सीरियस हेल्थ इशू कॉज कर सकते हैं, डेंजरस होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, क्लास 1 में रखे गए। इसी तरीके से क्लास 2, क्लास 3 भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, 19वां क्वेश्चन है, वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन आर। हाँ जी, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन यूज हो रही है यहाँ पे? मीजल, मम्मल, रूबेला, कोलेरा, टाइफाइड, एंटी रिकेट्सिया। तो भैया वायरल वैक्सीन जो हमारी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो होगी वो MMR, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। जी हाँ, MMR, मीजल, मम्स एंड रूबेला वायरल वैक्सीन होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए भैया, कैप्सूल जब मैन्युफैक्चर करते हो ना जिलेटिन, उससे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ इम्पटी जिलेटिन सेल। इम्पटी जिलेटिन जो सेल बनती है ना, उसमें अलग अलग स्टेप बताया था हमने, डिपिंग, स्पिनिंग, ट्रिमिंग, ग्लिस्टरिंग, पॉलिशिंग, ये सब बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेप बता दीजिए। चलिए, पहला है डिपिंग होगा, फिर स्पिनिंग होगा, फिर ड्राइंग होगा, स्ट्रिपिंग होगा, ट्रिमिंग होगा, ज्वाइनिंग होगा, पॉलिशिंग होगा, या फिर डिपिंग, स्पिनिंग, स्ट्रिपिंग, ड्राइंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग, पॉलिशिंग होगा, या फिर डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ज्वाइनिंग, ट्रिमिंग, पॉलिशिंग होगा, या स्पिनिंग, डिपिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग, या फिर पॉलिशिंग होगा। तो भैया सबसे पहले होता है डिपिंग, पहले डिप होगा, फिर वो घूमेगा, फिर ड्राई होगा, फिर स्ट्रिप किया जाएगा, ट्रिम किया जाएगा, देन ज्वाइन करके पॉलिश कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख सकते हो, ये टेबल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्या होता है, डिपिंग होगा, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग, पॉलिशिंग। अब अलग अलग में हमारा क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे होता है, उसको आप यहां से नोट डाउन कर लो और इसको भी याद कर लेना। क्लियर है, यहाँ पे इतनी। ये थे टोटल आपके 20 MCQ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कि फार्मास्यूटिक्स के पार्ट नंबर 7 से थे। इससे पहले के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह यहाँ पे लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन को भी विजिट कीजिएगा। एग्जिट एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के भी MCQ वगैरह आपको प्रैक्टिस मिलेगी। GDC के साथ आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। मिलते हैं पार्ट नंबर 8 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।